हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल, मतलब धातुएं एवं अधातुएं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो क्या है? सक्रियता श्रेणी, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसके कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसके कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। या फिर इससे रिलेटेड कुछ रिएक्शन पूछे जाते हैं कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ को डुबोते हैं। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे रिलेटेड? सक्रियता श्रेणी से रिलेटेड। तो आइए हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि इस धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो इसको समझने से पहले हम कुछ अगर आपसे बात कर लें, जैसे क्या लिथियम परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 1। अगर हम दूसरा एलिमेंट क्या ले लें, पोटेशियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 8 और 1। अगर और हम कुछ एलिमेंट ले लें, जैसे सोडियम परमाणु क्रमांक 11, 2, 8 और 1। एक और एग्जांपल ले लें, क्या? मैग्नीशियम तो परमाणु क्रमांक 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8 और 2। अब अगर हम लिथियम के वाह्यतम कोष को ध्यान से देखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं? 1। पोटेशियम का वाह्यतम कोष देखें तो 1। अगर सोडियम का देखें तो 1। और मैग्नीशियम का अगर हम वाह्यतम कोष देखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं? 2। और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि जब किसी भी तत्व के परमाणु का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और उसके वाह्यतम कोष में क्या हो? 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो वो परमाणु क्या करता है? अपने वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तो ऐसे में अगर हम इस लिथियम की बात कर लें तो ये अपने कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का। पोटेशियम अपने कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? 1 का। सोडियम भी अपने कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? 1 का। लेकिन अगर हम इस मैग्नीशियम की बात कर लें तो इसके वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? तो ये अपने वाह्यतम कोष के दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा? त्याग करेगा। और आपको यह भी पता है क्या कि ऐसे तत्वों के परमाणु जो अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने के बाद धना आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? धातुएं। जैसे हम बात कर लें लिथियम की, तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा लिथियम, तो ये किस में बदल जाएगा? Li1+ में। अगर हम बात कर लें पोटेशियम की, तो जब पोटेशियम भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये किस में बदल जाएगा? K1+ में। मतलब ये पोटेशियम किस में बदल गया? पोटेशियम आयन में। और ये किस प्रकार का आयन है? धना आयन। तो ऐसे तत्वों के परमाणु जो अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने के बाद धना आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? धातुएं। क्या कहते हैं? धातुएं। तो ऐसे में लिथियम भी क्या है? धातु। पोटेशियम भी धातु। सोडियम भी धातु है। और ये मैग्नीशियम भी क्या है? धातु है। कैल्शियम भी क्या होगा? धातु होगा। तो इसका मतलब ये सबके सब क्या है? धातुएं। तो होता क्या है कि जितनी भी धातुएं हैं, इनकी क्रियाशीलता के आधार पर, किसके आधार पर? इनकी क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी तैयार की गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अगर आपसे पूछा जाए कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसी श्रेणी जो धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर बनाई गई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातुओं की सक्रियता श्रेणी। या फिर हम कह सकते हैं क्या कि धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर तैयार की गई श्रेणी को धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे हम इस श्रेणी को ध्यान से देखें तो इसमें लिथियम भी क्या है? धातु। पोटेशियम धातु है। सोडियम भी धातु। इसका मतलब ये सबकी सब क्या है? धातुएं। और ये श्रेणी किसके आधार पर बनाई गई? धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे ऊपर क्या रखा गया? लिथियम। इसका मतलब ये लिथियम क्या है? बहुत अधिक क्रियाशील धातु। ये किस क्रम में व्यवस्थित की गई? धातुओं की घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में। अगर हम ऊपर देखें तो सबसे ऊपर कौन रखा? लिथियम। इसका मतलब ये क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु। इसके नीचे क्या रखा है? पोटेशियम। तो इसका मतलब ये पोटेशियम भी क्या है? अधिक क्रियाशील धातु है, लेकिन किससे कम है? लिथियम से
कम है। क्योंकि लिथियम का स्थान सबसे ऊपर, इसका मतलब लिथियम क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील। इसके बाद में क्या है, पोटेशियम, तो इसके बाद में क्या आएगा, पोटेशियम, फिर क्या आएगा, सोडियम, फिर क्या आएगा, कैल्शियम, फिर क्या आएगा, मैग्नीशियम, फिर क्या आएगा, एल्यूमिनियम। तो ऐसे में एक श्रेणी तैयार की गई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। और अगर इस सक्रियता श्रेणी को हम ध्यान से देखें तो इसमें बीच में किसको रखा गया, हाइड्रोजन को। क्यों रखा गया बीच में हाइड्रोजन को, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0, इसलिए इसको कहाँ रखा गया, बीच में। और जितनी ऊपर धातुएं रखी हैं, जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फिर लेड, मतलब ये सभी क्या हैं, धातुएं हैं। लेकिन ये कैसी धातुएं हैं, अधिक क्रियाशील धातुएं। कैसे क्रियाशील धातुएं हैं ये, अधिक क्रियाशील धातुएं, या फिर इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रिय धातुएं। क्या बोलते हैं, सक्रिय धातुएं। तो सक्रिय धातुएं किसे कहते हैं, ऐसी धातुएं जिनका स्थान कहां पर, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक क्रियाशील धातुएं या फिर सक्रिय धातुएं। अगर आपसे पूछा जाए कि सक्रिय धातुएं किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि ऐसी धातुएं जिनका स्थान धातुओं की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इनको हम लोग क्या कहेंगे, अधिक क्रियाशील धातुएं या फिर सक्रिय धातुएं। और ऐसी धातुएं जिनका स्थान सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कम क्रियाशील धातुएं। क्या बोलते हैं, कम क्रियाशील धातुएं। तो ये क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। इसमें बीच में किसको रखा गया, हाइड्रोजन को। ऊपर जो धातुएं रखी इनको हम लोग क्या कहेंगे, अधिक क्रियाशील धातुएं या फिर सक्रिय धातुएं। और ऐसी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से क्या है, नीचे, इनको हम लोग क्या कहेंगे, कम क्रियाशील धातुएं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी क्या, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अब बात कर लेते हैं कि इस धातुओं की सक्रियता श्रेणी को हम लोग कैसे बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे ऊपर क्या रखा गया है, लिथियम, फिर क्या रखा है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर क्या है, जिंक। और जिंक के नीचे क्या रखा है, आयरन, आयरन के नीचे पीबी, और बीच में किसको रखा गया, हाइड्रोजन को। इसके नीचे, हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन सी धातुएं हैं, तो कॉपर हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, Au हो गया और प्लेटिनम। तो इस श्रेणी को हम लोग कैसे याद करेंगे या कैसे इसको बनाएंगे, तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो जैसे पहले अगर हम ट्रिक की बात कर लें तो पहला ट्रिक हम लोग क्या लिखेंगे, लिखना का मांगे। ध्यान से आप समझेंगे, लिखना क्या का मांगे। तो ली का मतलब यहाँ पर किससे है, लिथियम से। फिर का मतलब यहाँ पर किससे है, पोटेशियम से। ना का मतलब यहाँ पर किससे है, Na मतलब सोडियम से। तो ये क्या हो गया, लिखना का मांगे। फिर का मतलब, इस का मतलब यहाँ पर किससे है, कैल्शियम से। और मांगे का मतलब यहाँ पर किससे है, मैग्नीशियम से। किससे है, मैग्नीशियम से। तो जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी है इसको हमें रटना नहीं, हमें क्या करना है, इसको केवल समझना है। तो पहला जो ट्रिक होगा वो क्या होगा, लिखना का मांगे। ली का मतलब किससे है, लिथियम से। का मतलब किससे है, पोटेशियम से। ना का मतलब किससे है, Na मतलब सोडियम से। और का मतलब यहाँ पर किससे, Ca का मतलब क्या है, कैल्शियम। और मांगे का मतलब यहाँ पर किससे, Mg का मतलब मैग्नीशियम। फिर अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात कर लें तो सेकेंड पॉइंट की ट्रिक में हम लोग क्या लिखेंगे, आल जन फिर शीशा है। क्या लिखेंगे, आल जन फिर शीशा है। अब यहां पर देखें तो आल का मतलब यहां पर किससे है, Al का मतलब एल्यूमिनियम से। जन का मतलब यहां पर किससे है, Zn से। किससे है, Zn से। फिर का मतलब, फी का मतलब किससे है, यहां पर फिर शब्द में फी से क्या मतलब है, यहाँ पर Fe मतलब
आयरन से। सीसा का मतलब, सीसा का सिंबल क्या होता है, Pb, क्या होता है Pb। और हा का मतलब यहाँ पर किससे है, हाइड्रोजन से। किससे है, हाइड्रोजन से। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या ट्रिक में लिखेंगे, आलजन फिर सीसा है। समझेंगे आप इसको एक बार। जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी है, इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, लिखना काम आगे। ली का मतलब किससे है, Li मतलब लिथियम से। का मतलब के का मतलब किससे है, पोटेशियम से। ना का मतलब Na का मतलब सोडियम। फिर का मतलब Ca का मतलब कैल्शियम। मांगे से क्या बनाया गया यहाँ पर, Mg मतलब मैग्नीशियम। फिर आलजन फिर सीसा है। आल का मतलब यहाँ पर किससे, Al का मतलब किससे, एल्यूमिनियम से। जन का मतलब Zn का मतलब किससे है, जिंक से। फिर के फी शब्द से क्या बनाया गया, Fe का मतलब आयरन। और सीसा का सिंबल क्या होता है, Pb। हा का मतलब यहाँ पर किससे है, हाइड्रोजन से। तो जो सेकेंड स्टेप की ट्रिक होगी वो क्या होगी, आलजन फिर सीसा है। अब अगर हम थर्ड स्टेप की बात कर ले तो क्या होगा, क्यू पर क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू पर आज सोएगा प्लेटिनम। क्या लिखेंगे, क्यू पर आज सोएगा प्लेटिनम। देखेंगे क्यू का मतलब यहां पर किससे है, Cu का मतलब कापर से। फिर पर का मतलब यहां पर किससे है, पारा का मतलब किससे, Hg से। किससे है, Hg से। आज का मतलब यहां पर किससे है, Ag से। Ag का मतलब चांदी से। फिर सोएगा गा से यहाँ पर क्या मतलब है, सोएगा से एक शब्द बनाया गया यहाँ पर क्या, Au का मतलब किससे, सोना से। किससे है, सोना से। और प्लेटिनम का मतलब यहाँ पर किससे है, Pt से। किससे है, Pt से। फिर आप समझेंगे इसको। थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू पर आज सोएगा प्लेटिनम। क्यू का मतलब किससे, Cu से। Cu का मतलब कापर। पर का मतलब यहाँ पर किससे है, पारा। किससे है, पारा का मतलब क्या है, Hg। फिर आज से क्या बनाया गया, Ag का मतलब क्या है, चांदी। फिर सोएगा से यहाँ पर क्या बनाया गया, सोना का मतलब Au। और फिर प्लेटिनम का मतलब Pt। तो ये हो गई क्या, धातुओं की सक्रियता श्रेणी की ट्रिक। अब इसी के आधार पर आप अपने आप से खुद सक्रियता श्रेणी अच्छे से बना सकते हैं। आइए देखेंगे कैसे। जैसे पहली ट्रिक आपको क्या बताई गई, लिखना काम आगे। क्या बताई गई, लिखना काम आगे। तो ली का मतलब यहां पर किससे है, लिथियम से। का मतलब किससे है, पोटेशियम से। फिर ना का मतलब किससे है, सोडियम से। फिर इस वाले का मतलब किससे है, कैल्शियम से। मांगे का मतलब क्या होगा यहाँ पर, Mg। तो ये क्या हो गया, लिखना काम आगे। फिर सेकेंड स्टेप की बात कर लें तो क्या बताई गई, आलजन फिर सीसा है। आल का मतलब यहाँ पर किससे है, एल्यूमिनियम से। जन का मतलब किससे है, जिंक से। फी का मतलब किससे है, आयरन से। और सीसा का मतलब किससे है, Pb से। हा का मतलब किससे है, हाइड्रोजन से। फिर थर्ड स्टेप में आपको क्या बताया गया, क्यू पर आज सोएगा प्लेटिनम। क्यू का मतलब किससे है, Cu का मतलब कापर से। पर का मतलब यहाँ पर किससे है, पारा का मतलब Hg से। आज का मतलब यहाँ पर किससे है, Ag का मतलब चांदी से। और फिर सोएगा का मतलब यहाँ पर किससे है, सोना का मतलब Au से। और प्लेटिनम का मतलब क्या होता है, Pt। तो ऐसे आप बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं क्या, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। और इसको आप बहुत ही अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये क्या है, सक्रियता श्रेणी याद करने की ट्रिक। तो सक्रियता श्रेणी को याद करने की ये क्या है, ट्रिक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लिखना काम आगे। ली फॉर Li का मतलब क्या, लिथियम। का मतलब किससे है, के का मतलब पोटेशियम। ना का मतलब Na का मतलब सोडियम। फिर का मतलब Ca का मतलब कैल्शियम। मांगे से क्या बनाया गया, Mg। फिर सेकंड स्टेप में क्या है, आलजन फिर सीसा है। आल का मतलब यहाँ पर आल से क्या बनाया गया, एल्यूमिनियम। जन का मतलब Zn से क्या बनाया गया, जिंक। फिर के फी शब्द से क्या बनाया गया, Fe का मतलब आयरन। सीसा का सिंबल क्या होता है, Pb। हा का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। फिर थर्ड स्टेप में क्या है, Q
क्यू पर आज सोएगा प्लेटिनम। क्यू का मतलब यहाँ पर किससे है, Cu। Cu का मतलब कॉपर से, पर का मतलब किससे है, पारा। पारा का मतलब Hg से, फिर आज का मतलब यहाँ पर किससे है, Ag से। Ag का मतलब चांदी से, और सोएगा से क्या बनाया गया, सोना। सोना का मतलब क्या, Au, और प्लेटिनम का मतलब Pt। तो ये थी क्या, धातुओं की सक्रियता श्रेणी को याद करने की ट्रिक। उम्मीद करते हैं आप इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझे होंगे। आप इसका एक बार फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्या, धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है इसके अनुप्रयोग की। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात कर लें तो आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी है ये किसके आधार पर बनाई गई, धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर बनाई गई। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात कर लें तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी में ऐसी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अधिक क्रियाशील धातुएं या फिर सक्रिय धातुएं। और ऐसी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से क्या है, नीचे, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कम क्रियाशील धातुएं। क्या कहते हैं, कम क्रियाशील धातुएं। तो अगर हम बात कर लें क्या कि सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोगों की, तो पहला अनुप्रयोग हम लोग यही लिख सकते हैं क्या कि जो सक्रियता श्रेणी है वो धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर बनाई गई। सेकेंड, अगर हम अनुप्रयोग की बात कर लें तो सक्रियता श्रेणी में ऐसी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर, इनको हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय धातुएं। क्या कहते हैं, सक्रिय धातुएं, या फिर क्या कहते हैं, अधिक क्रियाशील धातुएं। क्या कहते हैं, अधिक क्रियाशील धातुएं। और ऐसी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे है इनको हम लोग क्या कहते हैं, कम क्रियाशील धातुएं। अब अगर हम अगले पॉइंट की बात कर लें तो सक्रियता श्रेणी में ऐसी धातुएं, इस पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे थोड़ा। सक्रियता श्रेणी में ऐसी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, जिनका स्थान हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है। जैसे हम बात कर लें किसकी, सोडियम की, या फिर किसकी बात कर लें, आयरन की, या फिर किसकी हम लोग बात कर लें, कैल्शियम की। तो अगर इनको हम ध्यान से देखें तो जैसे ये देखो सोडियम यहाँ पर है, आयरन कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर, और अगर हम बात कर लें कैल्शियम की तो ये देखो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम। इसका मतलब इनके जो स्थान है, किनके, सोडियम के, आयरन के और कैल्शियम का, इनका स्थान क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर। तो सक्रियता श्रेणी में ऐसी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है वो अम्ल या फिर जल से अभिक्रिया करके, वो अम्ल या फिर जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती हैं, H2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसका, धातुओं की सक्रियता श्रेणी का। क्या कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी में ऐसी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है वे सभी धातुएं क्या करती हैं, अम्ल या फिर जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लें कि क्या होता है जब सोडियम धातु की अपक्रिया किससे होती है, जल से। जल का मतलब H2O से। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें सोडियम की तो परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1 एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Na, और ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करना चाह रहा, त्याग, प्लस H2 क्या लिखेंगे, H और OH। इसके बीच का ये बंध तोड़ेंगे, बंध विदलन कैसा कराएंगे, सम। तो इस ऑक्सीजन में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। दोनों के बढ़िया सुरताल यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बचेगा कौन, हाइड्रोजन। तो ऐसे में इसको हम H2O को कितने से गुणा कर लेंगे, 2 से। तो Na को भी कितने से गुणा करेंगे, 2 से। तो इनको 2 बार लिख लेंगे ऐसे। फिर इसको क्या लिखेंगे, H और OH। इसके बीच का ये बंध तोड़ेंगे, बंध विदलन कैसा दिखाएंगे, सम। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे आप, इस OH में ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। इधर वाले ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2 और 6। इसके वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। लेकिन इस ऑक्सीजन ने क्या कर रखा है, इधर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रखे है, इसलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसमें भी कितने हैं, 7। इस ऑक्सीजन को कितने की जरूरत, 1 की। इसको भी कितने की जरूरत, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन को देगा और इसके साथ में मिल करके क्या बना लेगा NaOH। ये वाला सोडियम इस ऑक्सीजन को देगा तो ये फिर क्या बना लेगा NaOH। और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक, दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे और बना लेंगे क्या H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। तो जब सोडियम धातु की अपक्रिया जल से होती है तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड मतलब NaOH के कितने अणु, 2 अणु, और कौन सी गैस मुक्त होगी, H2। कौन सी, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। तो धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है इसमें ऐसी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है वो किसी भी अम्ल से अपक्रिया करें या फिर जल से अपक्रिया करें तो वो कौन सी गैस मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये अम्लों से अपक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें कि क्या होता है जब मैग्नीशियम धातु की अपक्रिया किससे होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl से। तो इस Mg को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो Mg कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन का। HCl को क्या लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड Cl, इसके बीच का बंध तोड़ेंगे, बंध विदलन कैसा कराएंगे हम लोग, सम। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2 8 7, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वाहतम कोश में, 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पसंद करेगा, ग्रहण करना। लेकिन मैग्नीशियम त्याग कितने का करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ऐसे में इन दोनों के सुरताल नहीं बन रहे हैं। कब बनेंगे, जब इस HCl को हम कितने से गुणा कर लेंगे, 2 से, तो इसको 2 बार लिख लेंगे। इससे बंध विदलन कैसा दिखा देंगे, सम। तो ये दोनों क्लोरीन को 1 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये दोनों क्लोरीन किससे संपर्क करेंगे, Mg से, और बना लेंगे क्या, MgCl2। और इधर दोनों हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 1 1, दोनों 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे और बना लेंगे क्या, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। तो जब मैग्नीशियम धातु की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मतलब H2, और बनता यहाँ पर क्या है, MgCl2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी का ये अनुप्रयोग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी में ऐसी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है वो चाहे जल से अपक्रिया करें या फिर चाहे वो किससे अपक्रिया करें, अम्ल से, कौन सी गैस मुक्त करेंगी, ये हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। अब एक और एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लें यहाँ पर क्या कि क्या होता है जब कॉपर की अपक्रिया किससे होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो यहाँ पर अगर हम कॉपर की बात कर लें तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से क्या है, नीचे। इसका मतलब ये क्या है, कम क्रियाशील धातु। तो ये जो कम क्रियाशील धातु है जब इसकी अपक्रिया किसी भी अम्ल से होगी तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। ये कॉपर यहाँ पर HCl से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका स्थान धातुओं की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से क्या है, नीचे। केवल वही धातुएं अम्ल या फिर जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे जिनका स्थान हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर। उम्मीद करते हैं आप इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है क्या, सक्रियता श्रेणी का एक अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग आप यही लिखेंगे क्या कि सक्रियता श्रेणी में ऐसी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है वो अम्ल तथा जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। अब अगर इसके हम सेकेंड अनुप्रयोग की बात कर लें तो सक्रियता श्रेणी में ऐसी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रिय धातुएं या अधिक क्रियाशील धातुएं। तो होता क्या है कि इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक। तो जो सेकेंड पॉइंट है अनुप्रयोग का वो क्या कहता है कि सक्रियता श्रेणी में प्रत्येक ऊपर रखी धातु, प्रत्येक ऊपर रखी धातु अपने से नीचे रखी धातु के लवण के विलयन से उस धातु को क्या कर देती है, विस्थापित। उस धातु को क्या कर देती है, विस्थापित। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है किसका, धातुओं की सक्रियता श्रेणी का। क्या कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी में प्रत्येक ऊपर रखी धातु अपने से नीचे रखी धातु के लवण के जलीय विलयन से उस धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 के विलयन में लोहे की छड़ मतलब Fe की छड़ को डुबोया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ को डुबोया जाता
है। तो अगर हम यहाँ पर देख लें कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट में कौन सी धातु है? कॉपर, और इसमें हम डुबोएंगे क्या? लोहा। लोहा का मतलब Fe। अब जरा अगर हम सक्रियता श्रेणी पर ध्यान दें तो ये किसका स्थान है? Fe का, और ये किसका है? कॉपर का। कॉपर का स्थान कहाँ पर है? हाइड्रोजन से नीचे, और Fe का स्थान मतलब लोहे का स्थान कहाँ है? हाइड्रोजन से ऊपर। अगर हम यहाँ पर इन दोनों धातुओं में तुलना करें कि ये कॉपर अधिक क्रियाशील है कि लोहा अधिक क्रियाशील, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सक्रियता श्रेणी में प्रत्येक ऊपर रखी धातु क्या होती है? अधिक क्रियाशील धातु होती है। किसकी तुलना में? अपने से नीचे रखी धातु की तुलना में। जैसे यहाँ पर हम कंपैरिजन कर लें कि पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील होगा कि सोडियम, तो ऊपर किसका स्थान है? पोटेशियम का। इसका मतलब पोटेशियम क्या है? अधिक क्रियाशील। किसकी तुलना में? सोडियम की तुलना में। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम कंपैरिजन करें किसमें? कॉपर और लोहे में, तो किसका स्थान धातुओं की सक्रियता श्रेणी में ऊपर है? लोहे का। इसका मतलब लोहा क्या है? अधिक क्रियाशील धातु। तो जब इस लोहे को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो ये लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण यहां से कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित, और बना लेगा क्या? FeSO4 प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा? कॉपर, मतलब Cu। तो जो दूसरा अनुप्रयोग है धातुओं की सक्रियता श्रेणी का, वो क्या कहता है कि सक्रियता श्रेणी में प्रत्येक ऊपर रखी धातु अपने से नीचे रखी धातु के लवण के विलयन से उस धातु को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ को डुबोते हैं? तो इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ को डुबोते हैं तो लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण यह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों? क्योंकि सक्रियता श्रेणी में लोहे का स्थान कॉपर से क्या है? ऊपर है। तो ये है पहला क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लें तो सेकंड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की पट्टी को डुबोया जाता है? किसमें? कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4 के विलयन में क्या डालते हैं हम? जस्ते। जस्ते का मतलब क्या? जिंक की पत्ती को। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की पत्ती को डाला जाता है, या क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया किससे होती है? जिंक धातु से। किससे होती है? जिंक धातु से। तो अब ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोग तुलना कर लें, ये क्या है? कॉपर, ये क्या है? जिंक। आइए देखते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी में। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी में अगर हम ध्यान से देखें तो ये रहा क्या? जिंक, और ये क्या है? कॉपर। इन दोनों में ऊपर कौन रखा है? जिंक। इसका मतलब जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील। किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में। तो जैसे हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु को डालेंगे तो ये जिंक धातु क्या है? अधिक क्रियाशील। किसकी तुलना में? कॉपर की। तो ये तुरंत यहाँ से, कहाँ से? कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देगी? विस्थापित। तो यहाँ से कॉपर क्या हो जाएगा? अलग, और बन जाएगा क्या? ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट। क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं कि क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 के विलयन में क्या डालते हैं? कॉपर की छड़ को डुबोते हैं। किसकी छड़ को? कॉपर मतलब Cu की। अब देखो यहाँ पर धातुओं की सक्रियता श्रेणी में तो ये किसका स्थान है? कॉपर का। ये किसका है? Ag का। तो इसका मतलब Ag और कॉपर दोनों में हम तुलना करें तो कॉपर का स्थान क्या है? Ag से ऊपर। इसका मतलब ये कॉपर क्या है? अधिक क्रियाशील, Ag क्या है? कम क्रियाशील। तो जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में क्या डालेंगे? कॉपर की छड़ को, तो ये कॉपर अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या करेगा? यहाँ से Ag को विस्थापित कर देगा और बना लेगा क्या? CuNO3 का होल ट्वाइस। तो इसको अगर बैलेंस करें तो इधर NO3 के कितने हैं? 2, इधर NO3 के कितने हैं? 1। तो इसको कितने से गुणा कर लेंगे? 2 से। और यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा? 2Ag। क्या बाहर हो जाएगा? 2Ag। तो जब हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की छड़ को डुबोते हैं तो कॉपर अधिक क्रियाशील होने के कारण, कॉपर सिल्वर की तुलना में क्या है? अधिक क्रियाशील होने के कारण सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। और यहाँ पर बन जाएगा क्या? CuNO3 का होल ट्वाइस।
आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, क्या कि लोहा का मतलब Fe, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। मतलब ये लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डाला जाएगा तो ये लोहा क्या करेगा, यहां से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देता है और बना लेगा क्या, FeSO4। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप सुनेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, परंतु जो चांदी है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाता, ऐसा क्यों। क्वेश्चन क्या था कि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, लेकिन अगर इसी कॉपर सल्फेट के विलयन में हम क्या डालें, चांदी मतलब Ag, तो ये Ag क्या कर नहीं पाता है, यहां से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाता। पूछ रहा ऐसा क्यों। तो ध्यान से अगर हम देखें तो जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ को डुबोएंगे तो लोहे का स्थान क्या होता है, कॉपर से ऊपर है। इसका मतलब लोहा अधिक क्रियाशील है, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। इसलिए ये लोहा क्या करेगा, यहां से कॉपर को विस्थापित कर देगा और बना लेगा क्या, FeSO4 प्लस क्या, Cu। लेकिन जब इसी कॉपर सल्फेट के विलयन में हम चांदी को डालेंगे तो चांदी का स्थान ये देखो यहां पर और कॉपर का स्थान यहां पर। इसका मतलब चांदी की तुलना में जो कॉपर है ये क्या है, अधिक क्रियाशील। यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर है ये क्या है, अधिक क्रियाशील, किसकी तुलना में, चांदी की तुलना में। बस यही कारण है कि ये जो चांदी है ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाती। आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। तो क्वेश्चन क्या था कि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, परंतु चांदी कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाती, ऐसा क्यों। तो इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ को डुबोते हैं या लोहा डालते हैं तो लोहे का स्थान धातुओं की सक्रियता श्रेणी में कॉपर की तुलना में क्या होता है, ऊपर होता है। अर्थात ये लोहा क्या है, अधिक क्रियाशील है, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। इसलिए लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जबकि चांदी कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि चांदी का स्थान कॉपर से क्या होता है, नीचे। अर्थात कॉपर यहाँ पर क्या होता है, अधिक क्रियाशील, किसकी तुलना में, चांदी की तुलना में। बस यही कारण है कि ये जो चांदी है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाती। उम्मीद करते हैं आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।